प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 के अंतिम अध्याय ऊष्मा स्थानांतरण में अंतिम टॉपिक को अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हमारी इकाई 7 जो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसमें हमारी जो टॉपिक बचे हैं, सबसे पहले टॉपिक आता है वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम क्या होता है? वीन का विस्थापन नियम, उसे समझते हैं। कोई भी वस्तु या पिंड किसी भी ताप पर सतत तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सतत, कॉन्टिन्यूस। कोई भी वस्तु है या पिंड है, वो किसी ताप पर है तो वो क्या करेगा? सतत तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित करेगा। जब इन उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता को नापते हैं, तीव्रता को मतलब एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित ऊर्जा, तीव्रता को नापते हैं तो एक निश्चित ताप पर तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती है। एक निश्चित ताप पर अगर हम तरंगदैर्घ्य बढ़ा रहे हैं, तीव्रता बढ़ती है, फिर अधिकतम हो जाती है। उसके बाद तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर तीव्रता क्यों है? घटती है। जिस तरंगदैर्घ्य पर तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है, क्या? जिस तरंगदैर्घ्य पे तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है, उसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? पहले हमने तीव्रता बढ़ाई, तरंगदैर्घ्य बढ़ाई, तो तीव्रता उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता बढ़ी, अधिकतम हुई, फिर उसके बाद क्या हुई? तीव्रता बढ़ाने पे घटने लगी। अगर हम वस्तु के ताप को बढ़ा दें, तो वस्तु के ताप को बढ़ाने पे क्या होगा? तीव्रता तो बढ़ जाएगी, तरंगदैर्घ्य के साथ तीव्रता अधिक और बढ़ जाएगी, परंतु वो जो तीव्रता अधिकतम थी वो कम हो जाएगी, मतलब उसका मान कम हो जाएगा। कम तरंगदैर्घ्य पे तीव्रता का मान ज्यादा होगा ताप बढ़ाने पर। विन के अनुसार, विन क्या कहता है? विन के अनुसार क्या होता है? वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तीव्रता। विन के नियम के अनुसार क्या कहता है? वस्तु द्वारा उत्सर्जित अधिकतम तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य तथा उसके परमताप, जिस ताप पे के उस परमताप का गुणनफल क्या रहता है? नियत रहता है। और ये किसके बराबर होता है? बी। और बी को क्या कहते हैं? विन नियतांक। क्या कहते हैं? विन नियतांक। बी का मान क्या होता है? 2.896 10⁻³ मीटर केल्विन। 2.896 10⁻³ मीटर केल्विन। यही क्या कहलाता है? विन का विस्थापन नियम कहलाता है। यह नियम क्या कहलाता है? विन का विस्थापन नियम कहलाता है। अब जब हम जिस ग्राफ की बात कर रहे थे, अब उस ग्राफ को आपको समझाते हैं। ये हमारी तरंगदैर्घ्य है, ये हमारी तीव्रता है। तीव्रता ई लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि तरंगदैर्घ्य के साथ चल रही है ना, तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से नहीं, ई लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे। हम जब एक ताप पर तरंगदैर्घ्य को, एक वस्तु का ताप हमने T1 केल्विन रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? T1 केल्विन रखा हुआ है। जब इस ताप पर हम तरंगदैर्घ्य बढ़ाते हैं तो तीव्रता बढ़ती है। अब तीव्रता अधिकतम होगी, इसके बाद तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर तीव्रता घटने लगती है। यह किस ताप पे हो गया? लैम्डा m1। किस ताप पे? T1 पे। अब मैंने ताप बढ़ा दिया। जब मैंने ताप बढ़ाया तो तीव्रता पहले बढ़ गई। जो तरंगदैर्घ्य थी वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगी और तरंगदैर्घ्य तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी, फिर तीव्रता कम होने लगी। ये क्या है? लैम्डा m2। ये कितने ताप पर? T2 पे। और T2 क्या है? T1 से बड़ा है। तो इस ग्राफ से साफ साफ पता चलने लग रहा है कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो तीव्रता का मान बढ़ेगा, लेकिन तरंगदैर्घ्य का मान कम हो जाएगा। इस ताप से, ग्राफ से क्या पता चल रहा है? देखो, इसका ताप कम है,
इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है जिस पे तीव्रता मिल रही है, इसका ताप ज्यादा है, इसकी तरंग दैर्घ्य जिस पे तीव्रता अधिकतम हो रही है वो कम होगी। तो इसलिए वीन के विस्थापन नियम के अनुसार जब कोई वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण की अधिकतम तीव्रता के लिए, किसके लिए, अधिकतम तीव्रता के लिए तरंग दैर्घ्य, संगत तरंग दैर्घ्य तथा परम ताप का गुणनफल एक नियत रहता है, इसे वीन नियतांक कहते हैं और यह वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। इस नियम से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इस नियम से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वस्तु को साधारण ताप पर गर्म करने पर, अगर वस्तु को साधारण ताप पर गर्म कर रहे हैं तो उसमें से केवल बड़ी तरंग दैर्घ्यों के विकिरण तरंगें निकलती हैं। अगर हम किसी वस्तु को साधारण ताप पर गर्म कर रहे हैं, केवल बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली विकिरण तरंगें निकलती हैं। अगर हम वस्तु का ताप बढ़ाते हैं, जैसे जैसे बढ़ाते हैं, तो बड़ी तरंग दैर्घ्यों के साथ छोटी छोटी तरंग दैर्घ्य के विकिरण भी अधिकाधिक मात्रा में निकलते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं, हम लोहे को गर्म करते हैं। लोहे को जब पहले गर्म किया जाता है, धीरे धीरे गर्म होता है, एकदम से गर्म नहीं होता। पहले क्या होता है, हल्का लाल जब गर्म करते हैं, फिर क्या होता है, और ताप बढ़ाने पे गहरा लाल, फिर वो लाल रंग चेंज हो जाता है नारंगी में, फिर वो पीलेपन में आ जाता है, और अंत में जब बहुत ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं वो श्वेत हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ताप बढ़ाने पे जो वो तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित कर रहा था, पहले लंबी तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित कर रहा था, जैसे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। फिर और ताप बढ़ाने पे नारंगी रंग आया, नारंगी रंग की तरंग दैर्घ्य और कम, फिर पीले पे आया, अंत में सफेद हो गया। तो इस तरह से उसमें क्या हो रहा, लगातार रंग बदलता है। सूर्य हमारा सतत तरंग दैर्घ्यों के विकिरण उत्सर्जित करता है। सूर्य जो हम सन हमें जो ऊर्जा दे रहा है वो कैसे तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित कर रहा है, सतत विकिरण के तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित करता है। परंतु पीले प्रकाश, जो पीला प्रकाश के लिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा अधिकतम होती है, इसलिए सूर्य पीला दिखाई देता है। यदि कोई तारा रात को नीला दिखाई दे रहा है ना, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, उसका तात्पर्य है तारा नीले रंग के लिए अधिकतम विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। जो चीज जैसी दिखाई देती है वो उसी रंग के लिए अधिकतम तरंग दैर्घ्य क्या कर रही है, अधिकतम विकिरण ऊर्जा क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है। अब आपको एक टॉपिक बताते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मतलब वातावरण है, तो उसमें क्या क्या है, वो 4 भागों से बना हुआ है। ठीक है, उसमें एक भाग ऐसा है जो ओजोन लेयर कहलाती है, वो 30 से 50 किलोमीटर पे होती है, वो किसी भी तरह के हानिकारक विकिरण को नहीं आने देती, वहीं पे अवशोषित कर देती है या वापस भेज देती है। ठीक, तो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, एक खिड़की की तरह काम कर रहा है। जब चाहे वो जिस विकिरण को आने देना चाहता है वही आता है, दूसरा विकिरण नहीं आ पाता है। देखो सर, अब पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो क्या करता है, जल किससे बना हुआ है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस उसमें उपस्थित है। ये जो जल वाष्प है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अवरक्त किरणों के अच्छे अवशोषक है। जो सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में आपतित होता है, तो आपतित विकिरणों की तीव्रता पर अधिक कितनी, जो सूर्य का प्रकाश आपतित हो रहा है वो कितनी तरंग दैर्घ्यों पे अधिकतम तीव्रता उत्सर्जित कर रहा है, लैम्डा का मान कितना है, 4.83 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इस तरंग दैर्घ्य पे 7 मीटर, इस तरंग दैर्घ्य पे विकिरण ऊर्जा की तीव्रता क्या है, अधिकतम है। यह विकिरण आसानी से वायुमंडल को पार करके पृथ्वी पर पहुंच जाता है। मैंने आपको बताया अभी इसमें वीन के विस्थापन नियम में, जो वस्तु अधिकतम तीव्रता
वाला जो अधिकतम तीव्रता उत्सर्जित करेगी, विकिरण उत्सर्जित करेगी, उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग। यह विकिरण आसानी से वायुमंडल को पार करके पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी पर पड़ते हुए क्या करते हैं, पृथ्वी के जो भाग है जिन जिन पे पड़ता है उनको क्या कर देता है, वो भाग इस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, इस विकिरण को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। अब पृथ्वी अपनी एक्स के अबाउ स्पिनिंग कर रही है, घूम अक्ष के पर धुरी पे घूम रही है, तो अब 12 घंटे तो दिन रहेगा, 12 घंटे रात रहेगी। अब रात के समय में क्या होगा, रात के समय में पृथ्वी के जिन भागों ने इस ऊष्मा को अवशोषित किया था वो उत्सर्जित करने लगेंगे। यही तो हमने बताया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, आदर्श कृष्णिका में। तो वो क्या करेंगे, विकिरणों को क्या करने लगेंगे, उत्सर्जित करने लगेंगे। हम पृथ्वी का सामान्य ताप कितना लेते हैं, T 300 केल्विन। पृथ्वी का साधारण ताप हम लेते हैं 300 केल्विन। ठीक है, तो हमें विन के विस्थापन नियम से कितनी तरंग दैर्घ्य पृथ्वी के भाग वाले उत्सर्जित करें, B, तो लैम्डा m कितना हो गया, B/T। B का मान होगा 2.896 10⁻³ मीटर केल्विन, और T का मान कितना हो गया, 300 केल्विन। जब हम इसकी गणना करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 96.6 डिवाइड करके 96.6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इतनी तरंग दैर्घ्य आएंगी, ये तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी। अब ये तरंग दैर्घ्य किस में आ रही है, अवरक्त भाग में। और अवरक्त भाग में जो ये तरंगे आ रही है, हमने आपको साफ साफ बताया, ना तो हमारा वायुमंडल अवरक्त भागों की तरंगों को वायुमंडल में पृथ्वी के अंदर आने देता, ना ही ये रात के समय जब ये पृथ्वी है हमारी, इसने अवशोषित कर लिया। इसने जो अवशोषित किया था वो तरंग दैर्घ्य क्या थी, कितनी थी तरंग दैर्घ्य, 4.83 10⁻⁻7 मीटर। अब रात के समय में क्या हुआ, ये वायुमंडल है हमारा, रात के समय में इन्होंने जो तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित करी वो कितनी है, 96.6 10⁻⁻7 मीटर। ये किस भाग में आ रही है, ये अवरक्त भाग में आ रही है। किस भाग में आ रही है, अवरक्त भाग में। इन तरंगों को ये वापस लौटा देगा, इन तरंगों को क्या करेगा, वायुमंडल नहीं जाने देगा, अब अपने में से पार नहीं होने देगा, वापस पृथ्वी पे भेज देगा। जब ये वापस पृथ्वी पे भेज देगा तो पृथ्वी गर्म रहती है। अगर पृथ्वी पे ये ग्रीन हाउस नहीं होता, अगर ये पृथ्वी पे ग्रीन हाउस नहीं होता तो हमारे दिन के और रात के ताप में बहुत अंतर होता, दिन बहुत गर्म होते, रात बहुत ठंडी होती, और फिर यहां सर्वाइव नहीं होता। हम ठंडे प्रदेशों की बात करते हैं जहां पे सर्दियों में सूर्य की किरणें 1 या 2 घंटे रहती हैं। वहां जो छोटे प्लांट होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, उन्हें सरवाइव करने के लिए स्पेशल क्वार्ट्ज ग्लासेस के छोटे छोटे ग्रीन हाउस बना देते हैं, विशिष्ट कांच से बने, कमरे में रखते हैं। सूर्य की किरणें जब आती है इस कांच पे, किसी भी सिरे से प्रवेश करेगी, वो प्लांट क्या कर लेंगे, जो प्लांट होंगे हमारे वो क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे इस भाग को। और जब ये अवशोषित कर लेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, जब रात के समय जब सूर्य की किरणें पड़नी बंद हो जाएंगी, जब ये वस्तुएं विकिरण को उत्सर्जित करेंगी, ये तरंग दैर्घ्य किस भाग में आएंगी, अवरक्त भाग में आएंगी। इस अवरक्त भाग को कांच अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देगा। तो इसलिए इन कांच के कमरों का ताप क्या रहता है, सामान्य रहता है, और पेड़ पौधे मरते नहीं। ये भी ग्रीन हाउस है। फिर समझिए, हम जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, वहां जब सूर्य की किरणें बहुत कम समय के लिए आती है, तो छोटे छोटे प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते। वो छोटे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते, तो हम उनको स्पेशल कांच के बने घर में रखते हैं। स्पेशल कांच के घर होते हैं। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसकी तरंग दैर्घ्य 4.8 10⁻⁻8 मीटर होती है। वो कांच में आसानी से प्रवेश कर जाती है, पेड़ पौधे उसे अवशोषित कर लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद हो जाता है तो ये क्या करते हैं, अब ये उत्सर्जित करेंगे। जो किरणें उत्सर्जित करेंगे वो कितनी होगी, 96.6 10⁻⁻7 मीटर। ये किस में आएगा, अवरक्त भाग में आएगा। ये अवरक्त भाग में आएगा तो इसको कांच पार नहीं करने देगा, और
उसके अंदर का ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में आ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है स्टीफन का नियम। क्या कहता है स्टीफन का नियम? स्टीफन एक वैज्ञानिक था, उसने एक नियम दिया कि जो वस्तु विकिरण को उत्सर्जित कर रही है, जो वस्तु विकिरण को उत्सर्जित कर रही है, किसी वस्तु द्वारा एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा उस वस्तु की परम ताप की चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होती है। हम किस नियम की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्टीफन के नियम का नियम। ये नियम क्या कहता है? क्या कहता है ये नियम? किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा उस वस्तु के परम ताप के चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होगी? परम ताप की चतुर्थघात के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा टी की पावर 4। सिग्मा को क्या कहते हैं? स्टीफन नियतांक। क्या कहते हैं इसे? स्टीफन नियतांक। इसका मान क्या होता है? सिग्मा का मान 5.67 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर को 5.67 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 चतुर्थघात के। ये किसका है? ताप वस्तु। अगर ये एकांक क्षेत्रफल नहीं है और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो एक सूत्र जनरल में हम यूज करते हैं, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 टी, जब एकांक समय नहीं है। ये जो आदर्श कृष्णिका होती है, जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी होती है, उसके लिए ई का मान 1 होता है, नहीं तो ई का मान 1 से क्या होता है? कम होता है। ये क्षेत्रफल हो गया, ये टी की पावर हो गया, ये टी हो गया। अगर हमारा जैसे वातावरण वस्तु का ताप टी है, वातावरण का ताप टी नॉट है, यदि हमारा वस्तु का ताप ज्यादा है, वातावरण का ताप कम है, तो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी? सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, इतनी ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। हम बात करेंगे न्यूटन के शीतलन नियम की। किस नियम की? न्यूटन के शीतलन नियम की। न्यूटन आपको पता है सबसे महान वैज्ञानिक थे। जो डिस्कवरी उन्होंने उस समय पे करी थी, रिसोर्सेज नहीं थे, वो आज भी मान्य हैं, उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं आया। तो हम किस नियम की बात करने जा रहे हैं? न्यूटन के शीतलन नियम की। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है? न्यूटन का शीतलन नियम, जब कोई गर्म वस्तु जिसका ताप वातावरण के ताप से अधिक है तो वस्तु की ऊष्मा हानि की दर, वस्तु की ऊष्मा हानि की दर वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। हमारे पास एक वस्तु है जिसका ताप T है, वातावरण का ताप T नॉट है, और यहां पे वस्तु का ताप वातावरण के ताप से अधिक है। तो वस्तु से जो ऊष्मा हानि की दर है वो वस्तु के ताप तथा वातावरण के ताप के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अभी हमने स्टीफन के नियम से क्या बताया था? ये देखो, हमारा वस्तु यहां पे क्या है? हम ले रहे हैं T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू थीटा। थीटा तापांतर है, ये क्या है? तापांतर। तो T का मान कितना हो जाएगा? टी नॉट प्लस थीटा। समीकरण 1 स्टीफन के नियम से E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4।
E इज इक्वल टू सिग्मा, टी की वैल्यू क्या होगी, टी नॉट प्लस थीटा की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, सिग्मा टी नॉट की पावर 4 1 प्लस थीटा अपॉन टी नॉट होल टू द पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। देखिए हमने टी नॉट को बाहर लिया, घात 4 थी, घात 4 बाहर आ गई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी नॉट होगा, ये टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा। हमारे पास कॉमन क्या आ गया, सिग्मा टी नॉट की पावर 4 1 प्लस थीटा अपॉन टी नॉट की पावर 4 माइनस 1। किस पर में से, हम जानते हैं द्विपद पर में से। कौन सी पर में से, द्विपद पर में से। द्विपद पर में क्या कहती है, 1 प्लस थीटा अपॉन टी नॉट की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 थीटा अपॉन टी नॉट। ठीक है, तो ये समीकरण 1 क्या हो जाएगी, समीकरण 2। समीकरण 2 से E इज इक्वल टू सिग्मा टी नॉट की पावर 4 1 प्लस 4 थीटा अपॉन टी नॉट माइनस 1, माइनस 1 से 1 कट जाएगा। E इज इक्वल टू सिग्मा टी नॉट की पावर 4 थीटा अपॉन टी नॉट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा 4 थीटा टी नॉट की पावर 3, तो उत्सर्जित ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती आ जाएगी, थीटा। थीटा क्या है हमारा, तापांतर। बच्चों मैंने आज इकाई 7, जैसे मैंने जब इकाई फर्स्ट शुरू करी थी आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैं बहुत जल्द आपको सभी संपूर्ण अध्याय की वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। बेटे मैं लगातार आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, एक दिन 11th की वीडियो डालता हूं, एक दिन 12th क्लास की वीडियो डालता हूं, लगातार मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। इसलिए लगातार वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं जिससे आप मेरे साथ जुड़े हैं, आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको किसी और की वीडियो ना देखनी पड़े अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है। आपको संपूर्ण अध्याय मैंने अभी इकाई 7 आज हमने खत्म करी है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं बच्चों कि आप मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरा आगे भी प्रॉमिस है कि अब हमारी 3 इकाई बची है, इन 3 इकाइयों की वीडियो भी जल्दी से जल्दी मैं आपको उपलब्ध करा दूं। तो बच्चों अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए, शेयर भी कीजिए अपने उन साथियों के साथ जिन तक वीडियो नहीं जा रही है, जिन तक वीडियो नहीं पहुंची अभी तक, क्योंकि उन तक भी वीडियो पहुंचनी चाहिए। और बाई चांस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बच्चों आगे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जब हमारे थ्योरी पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपको संपूर्ण न्यूमेरिकल्स मतलब संख्यात्मक प्रश्न और जितने प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकते हैं मैं अपने पास प्रैक्टिकल्स करवाने की कोशिश करूंगा लाइव करते हुए। मैंने एक 12th का प्रैक्टिकल डाला था, आप देखना उसे, मीटर सेतु वाला प्रयोग है, आप भी देख लेना क्योंकि अगले साल काम आ जाएगा। तो इस तरह मैं कोशिश मेरी यही है कि कक्षा 11, कक्षा 12 और कक्षा 10 की भी बहुत की संपूर्ण मैं आपको उपलब्ध करा दूं। बहुत बहुत धन्यवाद।